राजधानी भोपाल से खबर है, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक शराब दुकानें खुल सकेंगी। भोपाल कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने आदेश जारी किए हैं। कंटेनमेंट इलाके को छोड़कर बाकी जगह दुकानें खुलेंगी, शराब की खुल सकेंगी। लिकर एसोसिएशन लेकिन दुकान खोलने के पक्ष में नहीं है। एसोसिएशन को 2 जून को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। तो कलेक्टर की तरफ से शराब दुकानें खोलने के आदेश तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन लिकर एसोसिएशन दुकान खोलने के पक्ष में नहीं है। सरकार और लिकर एसोसिएशन के बीच इस बात को लेकर बहस चल रही है, विवाद चल रहा है। एसोसिएशन को 2 जून को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार अभी भी है। इंदौर से खबर है, जहां पर डॉक्टर आनंद राय की सुरक्षा में तैनात जवान कोरोना पॉजिटिव निकला है। एसएएफ जवान की पत्नी भी पॉजिटिव पाई गई। दोनों को अरविंदो अस्पताल में भर्ती किया गया है। व्यापम घोटाले के विसिल ब्लोअर हैं डॉक्टर आनंद राय। डॉक्टर आनंद राय ने भी अपना चेकअप कराया है। डॉक्टर राय की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टर आनंद राय की सुरक्षा में तैनात जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एसएएफ जवान की पत्नी भी पॉजिटिव पाई गई है और दोनों को अरविंदो अस्पताल में भर्ती किया गया है इलाज के लिए। आपको बता दें, व्यापम घोटाले के विसिल ब्लोअर हैं डॉक्टर आनंद राय। डॉक्टर आनंद राय ने अपना चेकअप कराया, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता पीयूष पारे से। पीयूष, डॉक्टर की सुरक्षा में तैनात जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन अच्छी खबर है कि डॉक्टर नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आई है डॉक्टर की। देखिए सुमित, इंदौर में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार फैलते जा रहा है और जिस तरीके से पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, उसके बाद में हड़कंप मचा हुआ है। और यही वजह है कि जो व्यापम घोटाले के विसिल ब्लोअर हैं डॉक्टर आनंद राय, उनकी सुरक्षा में तैनात एसएएफ का एक जवान है, उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। दरअसल जो जवान की पत्नी थी वो कोरोना पीड़ित थी और उसी के चलते कहीं न कहीं ये जवान भी कोरोना की चपेट में आ गया था। तो ये जवान पिछले 4 सालों से व्यापम घोटाले के विसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय की सुरक्षा में तैनात था और उसी के बाद में कहीं कहीं जब इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हड़कंप मचना भी यहाँ पर लाजमी था। लिहाजा यहाँ पर डॉक्टर आनंद राय ने भी अपना चेकअप कराया और उसके बाद में ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कि उनकी रिपोर्ट यहाँ पर नेगेटिव आई है। लेकिन फिलहाल जो एसएएफ का जवान है और उसकी पत्नी है, उनका इलाज इंदौर के अरविंदो अस्पताल में जारी भी। और कहा जा सकता है कि जिस तरीके से केसेस लगातार सुमित बढ़ रहे हैं, उसके बाद में इंदौर के सामने एक बड़ा चैलेंज भी है और कैसे इन आंकड़ों पर ब्रेक लगेगा, यह भी कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। पीयूष, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो इंदौर में चिंताएं, चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। डॉक्टर आनंद राय की सुरक्षा में तैनात जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया और जवान की पत्नी भी पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि डॉक्टर राय ने अपना भी चेकअप कराया है, टेस्ट कराया है, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सागर से खबर है, जहां पर 24 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। 16 मरीज सदर क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। सदर में कुल 92 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। जिले में 165 मरीज कोरोना पॉजिटिव अब तक मिल चुके हैं। कोरोना संक्रमण से 7 मरीजों की यहां पर मौत भी हो चुकी है। वहीं आपको बता दें, जिले का हॉटस्पॉट एरिया बना हुआ है सदर इलाका। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां पर आज 28 नए कोरोना मरीज सामने आए, जिसमें राजभवन के 3 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी कोरोना संक्रमित स्टाफ क्वार्टर में रहते हैं, जिसके बाद प्रशासन ने क्वार्टर के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। इससे पहले भी यहीं से कोरोना के 7 मरीज मिले थे। इसी के मद्देनजर राजभवन में लगातार सावधानियां बरती जा रही हैं। प्रशासन ने अब राज्यपाल निवास और लाल कोठी कार्यालय को इनर जोन बनाकर निगरानी में रख दिया है उस एरिया को। वहीं कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर काम करने के लिए निर्देश दिए गए। बता दें कि बीते गुरुवार को राज्यपाल लालजी टंडन के दोबारा सैंपल लिए गए हैं। साथ ही गवर्नर के दरोगा समेत कई कर्मचारियों के सैंपल भी जांच के लिए लिए गए। इस वक्त हम राजधानी भोपाल स्थित राजभवन के सामने मौजूद हैं। राजभवन में लगातार कोरोना अपने पैर पसारते जा रहा है। आज फिर 3 नए मरीज सामने आए हैं। आप देख सकते हैं, एहतियात के तौर पर गेट नंबर 1 को सील बंद करके रखा गया है। ऐसे ही गेट नंबर 3 को भी सील बंद करके रखा गया है। सिर्फ गेट नंबर जो 2 है, वहाँ से लोगों की आवाजाही की जा रही है। वही लोग जा सकते हैं जो अति आवश्यक कार्यों में जुटे हुए हैं, साथ में यहाँ पर जो कर्मचारी अधिकारी कार्य करते हैं। ऐसे में बता दें कि राजभवन में 65 घरों की कॉलोनी भी है और उसमें अधिकारी कर्मचारियों के करीब 4 से 5
फैमिली के लोग भी रहते हैं। तो अमूमन 65 घरों में करीब 300 से 350 लोग रहते हैं। बाकी अलग अलग विभागों की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, सचिवालय की बात की जाए, टूरिज्म की, स्टेट टूरिज्म की बात की जाए, तो अलग अलग विभागों के करीब 300 लोग यहाँ पर प्रतिदिन अपने कार्य के लिए आते हैं। तो बात की जाए यहाँ पर करीब 600 लोग यहाँ पर हर दिन यहाँ पर मौजूद रहते हैं। ऐसे में ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, साथ में राज्यपाल का पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। गुरुवार को राज्यपाल लालजी टंडन का एक बार फिर से दूसरी बार जो है कोरोना का टेस्ट कराया गया था। हालांकि प्रशासन यहाँ पर पैनी नज़रों के साथ यहाँ पर क्वारंटीन कंटेनमेंट क्षेत्र भी एक घोषित कर दिया है, लेकिन प्रशासन को जल्द से जल्द ये कोरोना की चेन तोड़ना जरूरी है, नहीं तो जो राजभवन है वो एक नया हॉटस्पॉट बन सकता है। कैमरा पर्सन कमलेश यादव के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्य हैं। इनमें 6 प्रदेश ऐसे हैं जहां ठीक होने वालों की संख्या अस्पताल में भर्ती मरीजों से ज्यादा है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में जितने मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनसे ज्यादा ठीक हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 66%, राजस्थान में 60%, उत्तर प्रदेश में 59% मरीज ठीक हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश इस हिसाब से भी बेहतर है कि वहां उससे अधिक प्रभावित राज्यों की तुलना में टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं। देश में कोरोना वायरस की वजह से लागू हुए लॉकडाउन 4 की मियाद 31 मई को खत्म हो रही है। इसी बीच अब 1 जून को क्या लॉकडाउन 5 लागू होगा या नहीं, इस पर हर किसी की नजर है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड टास्क फोर्स के 2 पैनल ने लॉकडाउन पर रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें लॉकडाउन खोलने की सलाह दी गई है। कोविड टास्क फोर्स ने 2 पैनल की अगुवाई CK मिश्रा और डॉक्टर VK पॉल कर रहे हैं। दोनों पैनल ने लॉकडाउन 4 से किस तरह बाहर निकला जाए, इस पर रिपोर्ट दी है। सुझावों में कहा गया है कि लॉकडाउन को हटाया जा सकता है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मॉल, धार्मिक स्थल जैसी जगहों को भी बंद रखना ही सही होगा। हालांकि अभी इसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अभी ये सिर्फ पैनल की ओर से दिए गए सुझाव हैं। इस पर अंतिम फैसला गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ही लेगा। मार्च में गृह मंत्रालय की ओर से 11 पैनल बनाए गए थे, जिनका काम लॉकडाउन को लेकर रिपोर्ट तैयार करना था। आपको बता दें कि लॉकडाउन 5 को लेकर शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक लंबी बैठक ली थी। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में 31 मई के बाद की रणनीति पर चर्चा की गई। जबलपुर से खबर है, जहां पर तांत्रिक के घर पर हंगामा हुआ है। युवती के परिजन ने जमकर हंगामा किया। तांत्रिक ने युवती से पहला फुसलाकर शादी की थी। पहले से ही शादीशुदा था तांत्रिक संजय महाराज। तंत्र मंत्र के चलते युवती से मुलाकात हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले को शांत करने की कोशिश कर रही है। भद्रकाली संजय महाराज जी हैं। रुक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 45 है और मध्य प्रदेश की रिकवरी रेट 56 है। एक्टिव केस अब केवल 40% हैं और डबलिंग जिसे कहते हैं ना, डबलिंग भी आप जिस तरह से देखेंगे हमारी बढ़ती जा रही है। अब 27 दिन की हो गई है। पहले मैंने 24 बताई, 26 बताई, अब 27 बता रहा हूँ। डबलिंग भी हमारी बढ़कर 27 हो गई है। अब कोरोना के मरीज मध्य प्रदेश में 3042 रनिंग हैं वर्तमान, और अभी तक जो रिकवरी जिनने की है, जो ठीक हुए हैं, वो 4279 हैं। ये सारे अंक मैं आपको दे रहा था। हाँ जी, अब कल के केस आप सुनना चाहें तो इंदौर में हमारे 84 आए। ये सब जो मैंने बताए हैं 192 उसकी डिटेल है। भोपाल में 22, उज्जैन में 19, खंडवा में 1, नीमच में 8, सागर में 27। चलो
जावर में हमने जनता कर्फ्यू या लॉकडाउन संपूर्ण किया था, वो पूरी तरह से नियंत्रण में है और अभी उनकी उसकी रिपोर्ट आई नहीं है। और पूछें, मैं दूसरे विषय पे आ जाऊं। ये एक चीज हो रही है, ये मतलब ये व्यापारी को और लोगों का कहना है कि 5 बजे तक दुकानें जो बाजार खुलते हैं वो उसका 7 बजे तक किया जाए, क्योंकि 5 बजे ऑफिस से निकलते हैं, जब तक मार्केट बंद हो जाता है। कहाँ पे? सभी शर्मा ने भी मांग की है कि मार्केट 8 बजे तक अनुमति दी जाए। हाँ, 7 बजे तक कर दें। देखिए, अब 31 तारीख परसों है, तो इसलिए ये उतावलापन काहे का। अगर लंबा से गैप होता तो निश्चित रूप से हम बोल ही देते, क्योंकि 31 तारीख वैसे भी लॉकडाउन की तारीख है, तो इसलिए परसों तक के लिए आज बोलना सामयिक नहीं रहेगा। फिर भी आप आदेश देंगे तो बोल दूंगा। ये देखिए, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनकी नज़ीर आज विश्व दे रहा है, और उन्हें जिस तरह से विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, लॉकडाउन, ये नई कंसेप्ट दिया है, आज विश्व उसके ही अनुसरण कर रहा है। लॉकडाउन बढ़ेगा या घटेगा, हम अपना सुझाव माननीय प्रधानमंत्री को देंगे। जो निर्णय केंद्र का होगा उसका अक्षर से पालन भी करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से संख्या बढ़ी है। महामहिम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मेरी उनसे संवाद हो रहा है, और ये जो लोग, मैंने गहराई में भी गए थे, जहांगीराबाद से जो व्यक्ति पहुंचा था उसके बाद से फिर वो स्लिप हुआ है, पर अब स्थिति नियंत्रण में है। सर, अब होम्योपैथी के भी अच्छे होम्योपैथी के भी अच्छे परिणाम सामने आ रहा है। आज 29 मरीज ठीक हुए अभी तक होम्योपैथी से। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल भी यशस्वी ही रहा है, पर चूंकि कोरोना के सामने ऐसा बीमारी हम सबके सामने आई है, उस बीमारी के कारण से अब हमें पूरी एहतियात और सावधानी पर ही ध्यान देना है। अभी तक मनरेगा में जो हमारे मजदूर लगे हैं उनकी संख्या 22,97,546 हो गई है। हमारी जो ग्राम पंचायतें सक्रिय हुई हैं इस में, प्रति ग्राम पंचायत में 102 कम से कम लोग वहाँ के काम कर रहे हैं। 102.80 आ गया है। मनरेगा के 2,05,475 काम खुले हुए हैं। 22,350 पंचायतों में काम चालू हो गए हैं, मतलब ये 97 से 99% होता है। 400-500 पंचायतें ऐसी भी हैं अभी जहाँ काम चालू नहीं हुआ है, तो वहाँ उस तरह के मजदूरों को देखा भी जा रहा है। कुल पंचायतें हमारी 22,809 हैं। प्रति पंचायत कार्य 9.1 के हिसाब से चालू है। बड़ी संख्या में मजदूर 5 लाख, 5.5 लाख के आसपास मजदूर हमारे मध्य प्रदेश में आ गए हैं। आप कहेंगे तो मैं हर बार की तरह इस बार भी कहाँ से कितने बढ़ गए बता दूंगा। आप रोकेंगे तो रुक जाऊंगा, अन्यथा पढ़ता रहूंगा। अभी तक गुजरात से 2,14,000, राजस्थान से 1,25,000, महाराष्ट्र से 1,33,000 श्रमिक वापस आए हैं। इसके अलावा गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल मेरे ख्याल से अंतिम उसमें है। सांसें टूटती सी हैं माने आने जाने की प्रक्रिया की। माने हम शुरू हुए थे लाखों में, 50,000 आए, 40,000 काफ़ी दिन हमारा, 35,000 आए होंगे मुश्किल से 2-3 हज़ार, जिससे आप ट्रेंड समझ गए होंगे लगभग। जैसे हमने ट्रेनें हमारी 36 से शुरू हुई थी, आज एक भी ट्रेन नहीं है। बढ़ेगी आगे। मध्य प्रदेश में कोरोना का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं प्रदेश में उपचुनाव भी
होने वाले हैं। इसी बीच नेताओं के बीच पोस्टर वॉर जारी है। अब राजधानी भोपाल में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लापता होने के पोस्टर शहर में लगाए गए। इस पोस्टर में लिखा गया है कि कोरोना महामारी में भोपाल की जनता परेशान है, सांसद प्रज्ञा ठाकुर कहां लापता है। हालांकि ये पोस्टर शहर में किसने लगवाए हैं, इसको लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी इसको लेकर कांग्रेस की ओर इशारा कर रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी नेता के गुमशुदगी के पोस्टर लगे हैं। इससे पहले छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ के लापता होने के पोस्टर लगने के बाद रविवार को ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लापता होने का इनाम देने संबंधी पोस्टर लगाए गए थे। तो वो 3 पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के पोस्टर भोपाल में लगे, ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोस्टर लगे थे, वहीं छिंदवाड़ा में कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ के पोस्टर लगे थे। राजधानी भोपाल से खबर है, पूर्व मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। पीसी शर्मा के बयान पर सारंग ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि बीजेपी नहीं कांग्रेस नेता हुए हैं लापता। कांग्रेस के सभी बड़े नेता गायब हैं। कांग्रेस नेता तो कोरोना रोकने की जगह आइफा में व्यस्त थे। कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि लापता होने के पोस्टर उन कांग्रेस के नेताओं के लगाएं जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कांग्रेस की सरकार में कमा लिया, पर जनता की सेवा करने के लिए उनकी खीसे से 1 रुपया भी नहीं निकला। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में जनता ही चुनेगी महापौर। पिछली सरकार के फैसले को पलट दिया गया है। कांग्रेस सरकार ने, आपको बता दें, निगम एक्ट में बदलाव किया था। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में जनता ही अब सीधे महापौर चुनेगी। पिछली सरकार ने जो फैसला लिया था उस फैसले में अब उस फैसले को पलट दिया गया है। जो निगम एक्ट में बदलाव हुआ था उसमें फिर से अब बदलाव हुआ है। कांग्रेस सरकार ने निगम एक्ट में बदलाव किया था। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में जनता ही अब महापौर चुनेगी। पिछली सरकार ने फैसला लिया था कि पार्षद चुनेगी जनता, पार्षद महापौर चुनेंगे, लेकिन अब सीधे जनता ही महापौर का चुनाव कर सकेगी मध्य प्रदेश में। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो इस सरकार ने निगम एक्ट में बदलाव किया था और अब सरकार बीजेपी की है मध्य प्रदेश में, तो फिर से वही नियम, जनता सीधे ही महापौर चुन सकेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महापौर चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में जनता ही सीधे महापौर का चुनाव करेगी। पिछली सरकार के फैसले को यहां पर पलट दिया गया है। कांग्रेस सरकार ने निगम एक्ट में बदलाव किया था और अब कांग्रेस सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है और इस फैसले को अब पलट दिया गया है। निगम एक्ट में फिर से बदलाव हुआ है एक बार फिर, और एक बड़ा फैसला, बड़ा बदलाव हम कहेंगे। मध्य प्रदेश में जनता ही महापौर का अब चुनाव करेगी। बीजेपी ने जब कांग्रेस सरकार ने निगम एक्ट में बदलाव किया था तब बीजेपी ने इसका विरोध किया था और पूर्व महापौर आलोक शर्मा इसके विरोध में आए थे। बीजेपी कार्यकर्ता भी इसके विरोध में आए थे, और लेकिन अब एक बार फिर बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद से अब ये फिर से निगम एक्ट में बदलाव कर दिया गया है, फैसले को पलट दिया गया है। अब मध्य प्रदेश में जनता ही सीधे महापौर चुन सकेगी। कांग्रेस सरकार में निगम एक्ट में बदलाव हुआ था, जिसके बाद से ही बीजेपी इसका विरोध कर रही थी, बीजेपी इसके विरोध में थी, लेकिन अब फिर निगम एक्ट में फिर से बदलाव हुआ है और मध्य प्रदेश में अब जनता सीधे ही महापौर का चुनाव कर सकेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश तो बता रहे हैं आपको, महापौर चुनाव को लेकर एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। निगम एक्ट में खबर निकलकर सामने आ रही है, फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश में जनता ही अब सीधे महापौर चुनेगी। पिछली सरकार के फैसले को पलट दिया गया है। कांग्रेस सरकार ने निगम एक्ट में बदलाव किया था और इस पर हम चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस नेता गिरीश शर्मा जी। गिरीश शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर। धन्यवाद। किस तरीके से देखेंगे सर इस फैसले को, बड़ा बदलाव हुआ है निगम एक्ट में एक बार फिर?
निश्चित तौर पर नगरीय निकाय की जो नगरीय संस्थान हैं, इनमें बार बार बदलाव के साथ आम जनता के साथ तो ये कहीं न कहीं ज्यादती हो रही है। क्योंकि पहले अप्रत्यक्ष प्रणाली हुई, फिर उससे पहले प्रत्यक्ष प्रणाली हुई, फिर प्रत्यक्ष प्रणाली की तरफ जा रहे हैं, तो नगरीय निकायों में अवापोह और संशय की स्थिति बन चुकी है। क्योंकि नगरीय निकाय आम जनमानस से जुड़े सारे कार्यों को करते हैं, इसमें इस प्रकार के बार बार के बदलाव कहीं ना कहीं आम जनमानस के साथ ये न्याय नहीं किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से अप्रत्यक्ष प्रणाली में मेयर रहे हैं और निरंकुश MIC रही और सारे अधिकार मेयर के पास सुरक्षित कर दिए गए, और उससे क्या हुआ कि जो परिषद थी वो परिषद पंगु हो गई, और परिषद के पंगु होने के कारण जनता से जुड़े मुद्दे परिषद में आना ही बंद हो गए। तो मेरा ये मानना है कि ये न्याय संगत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर पार्षद मेयर का चुनाव करते हैं और परिषद उसमें पावरफुल होती है और जनता से जुड़े हर मुद्दे परिषद में आना स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत आने लगते हैं, जो पूर्व में होता था। और अप्रत्यक्ष प्रणाली में हम लोग तो 2 बार से पार्षद रहे हैं, देखा ये गया है कि सारे अधिकार सर्वाधिकार सुरक्षित मेयर इन काउंसिल को हो गए, और मेयर इन काउंसिल मनमाने तरीके से सारे प्रोजेक्ट को पास करती रही, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, चाहे और बड़े प्रोजेक्ट हो, 10 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ से ऊपर के सारे प्रोजेक्ट मेयर इन काउंसिल के पास चले गए। और जितने भी केंद्रीय पोषित योजनाएं थी, राज्य पोषित योजनाएं थी, वो योजनाएं परिषद में आना ही बंद हो गई। तो मेरा यह मानना है कि परिषद में अगर बड़ी योजनाओं को, बड़े प्रोजेक्ट में परिषद में चर्चा के लिए परिषद के पटल पर नहीं लाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि मनमानी सी चलती रहेगी, जो मनमानी पिछले कई सालों से चल रही है। और उन सारे प्रोजेक्टों का 500 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, इन सारे प्रोजेक्टों का हश्र ये हुआ है। बिल्कुल गिरीश जी, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।